आज हम लोग फिर इलेक्टिव का आज दूसरा गद्य लेख पढ़ेंगे। उसका शीर्षक है संवदिया और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। संवदिया जैसे कहते हैं तो संवदिया का अर्थ हम समझते हैं संवाद। संवाद को देने वाला, पहुंचाने वाला को संवदिया कहते हैं। प्राचीन काल में जब डाकखाने नहीं हुआ करते थे, डाकघर नहीं होते थे और हमारी जो पोस्ट, आज तो हम पोस्ट से सब जगह भेज देते हैं। आज तो मोबाइल का ज़माना है, आज इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन कुछ समय पहले सिर्फ पोस्ट के द्वारा ही समाचार एक जगह से दूसरी जगह हमें प्राप्त हुआ करता था। बाहर के भी समाचार हमें पोस्ट के द्वारा ही मिलते थे, चाहे वो पोस्ट कार्ड हो, चाहे अंतर्देशीय पत्र हो, या लिफाफे के अंदर चिट्ठी डाली गई हो, या फिर टेलीग्राम हो, टेलीग्राफ हो। इस तरह से हमें ये समाचार एक दूसरे जगह पर से मिलते थे, या अपने रिश्तेदार जो भी कहीं पर हैं तो उनके समाचारों का आदान प्रदान हम इसी लेख के माध्यम से किया करते थे, संवाद। लेकिन पहले, उसके पहले जो था, जब तक डाकखाने नहीं हुआ करते थे तो लोग, हर गांव में एक संवदिया होता था, अर्थात उसके इस गांव से दूसरे गांव में जहाँ तक कि इस गांव के लोगों का संबंध होता था, उस गांव में लोग एक व्यक्ति के द्वारा अपने जो संवाद हुआ करते थे उसे पहुँचवाने का काम किया करते थे। तो इसी तरह से यहाँ इस कहानी में लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक गांव था, उस गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी, और उस हवेली की जो बड़ी बहू थी वो अपने संवाद को अपने मायके पहुंचाने के लिए हरगोविंद नाम का एक व्यक्ति को बुलाती है। तो हरगोविंद जो था वो बहुत हमेशा संवाद को पहुंचाया करता था। तो लेखक उस संवदिया के हिसाब से वो कह रहे हैं कि उसको जब ये बड़ी बहू अपने यहाँ बुलाती है तो उसे काफ़ी आश्चर्य होता था कि आज हमें इस ज़माने में, जबकि डाकखाने खुल गए हैं, फिर भी हमें आज क्यों बुलाया जा रहा है। फिर भी वो हवेली के तरफ हवेली आता है, और जब वो हवेली आता है तो उसकी जो बड़ी बहू थी, उस हवेली की बड़ी बहू मालकिन जो कभी हुआ करती थी, तो वो उसकी स्थिति को देख करके उसे बहुत ही आश्चर्य होता है। उसकी दशा को देख करके वह काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है। इतनी बुरी दशा वो उसने कभी नहीं देखी थी, ना उस हवेली की, ना उसकी हवेली की बड़ी बहू की। आज वो देख रहा है कि बड़ी बहू अपने से कुछ सूप में फटक रही थी, और उस जो हवेली भी कुछ टूट फूट गई थी। जो हवेली कभी राजे रजवाड़े जैसा रहा करती थी, और उस बड़ी बहू के हाथों की मेहंदी कभी नहीं उतरती थी। वो जमीन में पाँव कभी नहीं रखती थी। ऐसे घर की बड़ी बहू की स्थिति, आज जो फटेहाल स्थिति थी, उसकी दशा को देख करके संवदिया को काफ़ी दुख होता है। वो बुलवाती है अपने मायके में संदेश को भिजवाने के लिए। तो ये स्थिति कब हुई, कैसे हुई, तो उसके जो पति थे, उनके पति की मृत्यु के पश्चात, ये लोग 3 भाई हुआ करते थे, उनके पति, तो 3 भाई का परिवार था। तो वो जो दोनों छोटे भाई थे, जब तक इनके पति थे तो इनकी चलती थी, और इनका मान सम्मान भी गांव में बना हुआ था। बहुत जमींदार किस्म के जमींदार थे, और पूरे गांव वाले इनकी सलामी ठोकते थे, गांव वाले इनके अधीन काम किया करते थे। लेकिन बड़ी बहू का जो स्वभाव था वह काफ़ी ये नहीं था कि मालिकाना हस्ती वो दिखाती थी। स्वभाव से वह बहुत ही नरम थी,
और सबको बहुत आदर सम्मान दिया करती थी, चाहे उनके यहाँ कोई नौकर चाकर भी क्यों ना हो, कोई उनके यहाँ दास दासी भी क्यों ना हो, उसको वह काफ़ी सम्मान दे करके ही सम्मान दिया करती थी। तो आज इसको जो हरगोविंद जो था उसको काफ़ी आश्चर्य हो रहा है। वह वहाँ पर जब बुलाती है हरगोविंद को, हरगोविंद जब आता है तो उसे वह कुछ देर बैठने के लिए कहती है। क्यों बैठने के लिए कहती है? क्योंकि उनके जो ये थी, उनके यहाँ एक जो बगल गांव में रहती थी उससे वह कुछ रुपये उधार ली थी कभी, तो उसको वो मांगने के लिए आई थी और बहुत ही ऊंची ऊंची आवाज़ों में बुरी तरह तरह की बातें उस घर की बड़ी बहू को बोल रही थी, इसलिए वह वहाँ पर आई थी। अब वो अपने बात को बताती है, अपने घर परिवार की बात को हरगोविंद को बताती है कि इनके जो दोनों छोटे भाई थे वो लोग शहर में रहा करते थे, वो गांव में नहीं रहते थे। और गांव में जो तीनों भाइयों में फिर जब बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात जब तीनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा होता है तो इनके भाई इतनी मतलब अपने जो मन का परिचय देते हैं, अपने हृदय का परिचय देते हैं, वो काफ़ी क्या बोलेंगे उसको, काफ़ी है सो वो काफ़ी दयनीय होता है। क्योंकि वो दोनों भाई जो थे वो इनके जो घर जो बनारसी साड़ी पहनी हुई रहती है उस साड़ी को भी खुलवा करके उसके 3 टुकड़े करते हैं। क्यों? इस तरह से जो उनकी स्थिति थी वो काफ़ी बहुत ही ख़राब थी। हर चीज़ का 3 टुकड़ों में बंटवारा होता है और वो लोग संपत्ति के लिए इतना झगड़ा शुरू कर देते हैं। देखो यहाँ अब मात्र कहने भर के लिए ही वह बड़ी हवेली रह गई थी। बड़े भाई के देहांत के बाद तीनों भाइयों ने संपत्ति के लिए झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने घर की हर चीज़, यहाँ तक कि बड़ी बहू के वस्त्रों का भी बंटवारा कर लिया और जाकर शहर में बस गए। अब बड़ी बहू अकेली हवेली में रहकर मुश्किल से अपना गुजारा करती थी। वह गुजारा भी कैसे गुजारा करती थी? तो जो उसके खेतों में बथुआ साग वाग हुआ करता था, सिर्फ उसे ही उबाल करके खाती, पेट भरती, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे जिससे कि वह और भी सामान को मंगा सकती और अपने पेट के लिए जो तरह तरह के भोजन को बना के खा सकती। पैसे थे ही नहीं। अब घर की संपत्ति का एक एक चीज़ों का उन लोगों ने इस तरह से बंटवारा करके और शहर चले गए कि इसको देखभाल करने के लिए भी कि इतना बड़ा हवेली है तो हम रहें यहाँ, जो भी ज़मीन है उसमें अपना जो भी उपजा करवाएं, वो नहीं। लेकिन वो लोग शहर में जाके बस जाते हैं दोनों भाई, और अपनी मान मर्यादा का उन्हें थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रहता, साथ में अपनी इज्जत बेइज्जत भी नहीं। तो इससे क्या हुआ? इससे समझ में आता है कि लोग आज के युग के जैसे ही वो उस समय भी जो हुआ करता था, पैसों की लालच ये सबके मन में पूरी तरह से भरी हुई थी। यहाँ पर भी वही चीज़ बता रही है। अब गांव की बूढ़ी मोदियाइन आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी कि क्योंकि वही बड़ी बहू ने उससे कुछ अनाज उधार लिया था, वह अपने पैसे मांग रही थी। अब जो मोदियाइन थी, जो मतलब मोदियाइन कहते हैं जो दुकान, जिसके दुकान रहते हैं, किराना दुकान, उससे वह कुछ खाने का सामान उधार मंगवाई थी, अनाज, इसलिए वह पैसे लेने आई थी और बड़ी बहू के पास में पैसे थे नहीं, वह देने में असमर्थ थी, इसलिए वह दुकान अपने उधार जो पैसे थे उसको लेने के लिए वह उसे ऊंची नीची बातें कह रही थी, जो कि हरगोविंद को भी असहनीय हो रहा था। और देखो मोदियाइन के जाने हरगोविंद ने किसी प्रकार उसे वहाँ से भगा दिया। मोदियाइन की बात को सुन करके हरगोविंद को अच्छा नहीं लग रहा था और वो उस समय उसको वहाँ से
भगाने का प्रयास करता। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये जो घर की लक्ष्मी है ये इस घर की नहीं, वो उस गांव, पूरे गांव की लक्ष्मी थी वो, क्योंकि हवेली में सबसे बड़ी बहू थी और उसके तहत पूरा गांव उनके तहत रहता था। उनका आदर सम्मान किया करता था। उनके अंदर अंदर गांव के सारे लोग जो जमींदार थे ये लोग, तो उनके अंदर ही सारे लोग रचे बसे रहे थे। वो सभी उनके अंदर ही काम किया करते थे। इसलिए आज जब वो मोदी आए, उनके लिए जो अपशब्द यूज कर रही थी, उसके लिए हरगोविंद को बहुत ही बुरा लगता है और वो उसे वहाँ से भगा देता है कि तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे, लेकिन तुम अभी जाओ यहाँ से। और जब वो बोल रही थी तो उसके जाने के बाद हरगोविंद से वह अपनी दुख की कथा बताने लगती है। देखो यहाँ समधिया कहते हैं कि समधिया वो होता है जो कि समधिया का एक बहुत उसमें गुण होना चाहिए। सभी आदमी समधिया नहीं बन सकता, क्योंकि समधिया जो होता है, जो बात हम यहाँ पर कहे वही एकदम सेम टू सेम, एकदम हू बहू हू वहाँ जा कर के, जहाँ पर भी उसके बोलने की बात है वहाँ जा कर के कहना पड़ेगा। और जिस स्थिति में वो कह रहा है, जो भी व्यक्ति वो बात को कह रहा है, जैसे कोई बहुत हर्ष उल्लास वाला बात है, हर्ष उल्लास के साथ कह रहा है, तो उसे उसी तरह से कहना है। और जो यदि कोई व्यक्ति उस बात को बहुत, किसी के पास बहुत दुख है, गम है, और उस बात को वह गम की अवस्था में कह रहा है, दुख की अवस्था में कह रहा है, तो उस बात को उसी अवस्था में कहना है। दुख भरा ही बात वहाँ पर जा कर के बताना है, उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये समधिया का गुण होता था। और इसकी भनक रास्ते में आते जाते किसी को भी नहीं पड़नी चाहिए कि वो क्या कह के यहाँ से भेजा गया है, क्या उसे वहाँ जा कर के बताना है। इसकी भनक, वो समधिया का ये एक बहुत बड़ा गुण होना चाहिए कि उसकी भनक वो जो जो कहा और जिसको सुनाना है, बस इतने तक ही उस बात को होना चाहिए। तीसरा कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि कहते हैं कि कोई पशु पक्षी के कानों तक भी वो बात नहीं जानी चाहिए। ये समधिया का गुण होता है, क्योंकि उसे अगर इधर उधर हो गया बात तो समधिया का कोई मतलब नहीं रहा, फिर तो वो कानों कान एक दूसरे से बहुत दूर तक वो बात फैल जाएगी। लेकिन समधिया का यही मुख्य गुण होता है कि उस बात को हूबहू वहाँ तक पहुँचाए, संवाद को, और दूसरी कि उससे इस बात को किसी के कान में एक सुई तक भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। उस बात को उसे हूबहू वहाँ जा कर के, जिस तरह से वो, जैसे मान लो कोई बात को रुक रुक करके बता रही है, तो उसी अवस्था में उसे वहाँ बताना है। जैसे हम यहाँ किताबों में जैसे हम पढ़ते हैं, कहीं पर कॉमा रहता है, कहीं पर पूर्ण विराम रहता है, कहीं पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहते हैं, कि जैसे कोई प्रश्न को पूछा जा रहा है तो हम उसी अवस्था में कहते हैं। जैसे मान लो हम कहेंगे कि तुमने क्या खाया, तो यहाँ तुमने क्या खाया तो हम तुमसे प्रश्न कर रहे हैं, तो तुम जवाब दो कि मैं आम खाया, मैंने आम खाया। तो उसी हिसाब से तो जैसे जैसे वो बोलता है हूबहू वहाँ जा कर के उसको उतार देना है। जैसे हम अब तुम लोगों को कोई प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा जाए और तुम्हें किताब दे दी जाए, तो कोई व्यक्ति होता है कि किताब की भाषा को हूबहू उतार देता है, लाइन, पूर्ण विराम, कॉमा, चंद्र बिंदु, बिंदु जो भी होता है, आयकार, एकार, हर्षिकार, दुर्घिकार, कहीं भी कुछ भी गलती नहीं। और कोई व्यक्ति होता है कि उसको अपने शब्दों में लिखता है, लेकिन अपने शब्दों में उसे बोलता भी है, लिखता भी है समझ के। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि समधिया वही होता है जो कि हूबहू जा कर के अपनी भाषा को, उसकी भाषा को वहाँ जा कर के जिसको सुनाना है उसको जाके सुनाए। और वहाँ से वहाँ तक जाने में चाहे भले ही 2 दिन का सफ़र क्यों ना हो, चाहे उसे बस से गाड़ी से जानी पड़े या फिर पैदल जाना पड़े,
लेकिन उसकी बात को कोई भी ना समझ सके ना सुन सके। वो इस तरह से सही सही अपने आप को